अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 24 रिलेटिविटी के बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज अ न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से हम एक बिल्कुल नए तरीके से किस चीज को समझते हैं। ऑप्शन ए स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन बी ग्रेविटी, ऑप्शन सी मास एंड ऑप्शन डी फोर्स। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से हम एक नए अंदाज से ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करते हैं, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हैज अ मास ऑफ 1 किलोग्राम, what is its mass when it is moving at a speed of 0.9 c। एक ऑब्जेक्ट है, जब वो रेस्ट में उसका मास जो है वो 1 किलोग्राम है और हमें कहा जा रहा है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में 0.9 टाइम अगर मूव करे तो उसका मास अब कितना होगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एम हमारे पास रिलेटिविस्टिक मास जो हमने आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये पढ़ा था, एम बराबर है एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये था फॉर्मूला हमारे पास। ये रिलेटिविस्टिक मास है, ये क्या है, रेस्ट मास है। अब यहाँ हमें जो है वो स्पीड कितनी दी गई हमारे पास, यहाँ हमारे पास जो स्पीड देखो एम नॉट है हमारे पास, एम नॉट की जगह हम क्या रख रहे हैं, एम नॉट हमारे पास 1 है, ये रख दिया हमने 1 माइनस, अब ये हो गया v जो है वो 0.9 c है, ये हो गया सी स्क्वायर, इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर। फिर आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं 1/1 माइनस, अब 0.9 का क्या हो गया हमारे पास, 0.9 का हमारे पास स्क्वायर हो गया 0.81 और ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर से क्या हो गया, सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 माइनस 0.81 हो गया। अब 1 में से 0.81 को हम माइनस करेंगे तो कितना आता है हमारे पास 0.19। 0.19 का हमें यहाँ जो है वो रूट लेना है, कैलकुलेटर की मदद से ही आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.43। तो 0.43 1 डिवाइड बाई 0.43 करेंगे तो 2.3 हमारे पास आंसर आएगा, 2.3 किलोग्राम। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, 2.3 किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द इक्विवेलेंस ऑफ प्रिंसिपल इन जनरल रिलेटिविटी। इक्विवेलेंस ऑफ प्रिंसिपल, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पॉइंट था इक्विवेलेंस ऑफ प्रिंसिपल। तो ये किन चीज़ों के इक्विवेलेंस की बात हो रही है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है द इक्विवेलेंस ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास, बी द इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सी द इक्विवेलेंस ऑफ स्पेस एंड टाइम, डी द इक्विवेलेंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो इक्विवेलेंस ऑफ प्रिंसिपल जो है वो किसको शो करता है, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास जो है वो इक्विवेलेंस है, ये इस पॉइंट को क्लियर कर रहा होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी इन तीनों का जनरल थ्योरी से कोई ताल्लुक नहीं था। इक्विवेलेंस में विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट प्रिडिक्टेड बाय स्पेशल रिलेटिविटी, इनमें से कौन सा फिनोमिना है जो स्पेशल थ्योरी में इसका जिक्र नहीं है। टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल वेव्स, रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लेक्चर जिन्होंने देखा होगा उसका 3 कॉन्सिक्वेंस थे, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज। ग्रेविटेशनल वेव का ताल्लुक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है, स्पेशल से नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल स्टेट अबाउट एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी। इक्विवेलेंस प्रिंसिपल एक्सेलरेशन और ग्रेविटी के हवाले से क्या कहता है। दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फोर्सेस, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर एन ऑब्जर्वर, gravity is stronger than acceleration cancel out gravity। A B C and D चार ऑप्शन हमारे पास है। इक्विवेलेंस ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है एक्सेलरेशन और ग्रेविटी के हवाले से, A B C and D चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर एन ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन और ग्रेविटी जो है वो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ऑब्जर्वर के लिए डिस्टिंग्विश करना जो है वो क्या है, जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी है। जिन्होंने जनरल थ्योरी रिलेटिविटी पढ़ा होगा उनको पता होगा बार बार एक्सेलरेशन और ग्रेविटी सेम है, बार बार एक्सेलरेशन और ग्रेविटी का इफेक्ट सेम होता है, यही उसमें जिक्र है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट पासिंग नियर अ मैसिव ऑब्जेक्ट लाइट लाइक अ स्टार विल बेंड ड्यू टू। यहाँ हमें कहा जा रहा है लाइट जो होती है वो हैवी ऑब्जेक्ट जो होती है उसके पास से जब गुजरती है वो बैंड हो जाती है, क्या किस वजह से, ग्रेविटेशनल लेंसिंग,
रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, ए बी सी एंड डी। तो इसमें हमने जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज जो हमने डिस्कस किए थे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, उसमें एक कॉन्सेप्ट था ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से लाइट जो है वो बैंड होती है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मेन रीजन एस्ट्रोनॉमर कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व ब्लैक होल। क्या रीजन है कि एस्ट्रोनॉमर ब्लैक होल को जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते? ऑप्शन ए, दे आर टू स्मॉल, they deflect light, they are too far away, their immense gravity traps light। ए बी सी एंड डी। क्या वजह है कि हम इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते? तो इसका करेक्ट आंसर है देयर इमनेंस ग्रेविटी ट्रैप लाइट। इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये लाइट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से लाइट उससे पास नहीं हो पाती, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसीलिए उनको ब्लैक कहा जाता है। ब्लैक होल, लाइट वहाँ से गुजर ही नहीं सकती, लाइट को वो ट्रैप कर लेता है। ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट बिकॉज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट को जो है वो एक्सीड नहीं करता, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? ऑप्शन है देयर मास बिकम इनफाइनाइट, देयर लेंथ बिकम जीरो, टाइम स्लो डाउन टू जीरो, डी दे लूज ऑल एनर्जी। ए बी सी एंड डी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंचते हुए उसका मास जो होता है वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। ऑप्शन ए, देयर लेंथ बिकम जीरो, उसकी लेंथ जो होती है वो जीरो हो जाती है, इसका टाइम जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, डायलेट हो जाता है, और डी में कहा जा रहा है दे लूज ऑल एनर्जी। अब इसमें से देखो, ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की एक्सीड नहीं कर सकता क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंचते हुए लेंथ जीरो हो जाएगी, मास जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब इसमें से हमें जो है वो क्या करना है? बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है देयर मास बिकम इनफाइनाइट, मास क्या हो जाएगा? तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? देयर मास बिकम इनफाइनाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंचते हुए उसका मास जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, लिहाजा ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के एक्सीड नहीं कर सकता। जबकि लेंथ बिकम जीरो, ये भी करीब तक सही है। टाइम जो है वो इतना डायलेट हो जाएगा कि उसकी गरी जीरो हो जाएगी, तो ये ऑप्शन जो है वो करीब करीब मैच नहीं कर रहा। दे लूज ऑल एनर्जी, ये भी मैच नहीं कर रहा। ए और बी में अगर देखा जाए तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन जो होगा देयर मास बिकम इनफाइनाइट। मास इनफाइनाइट क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लिहाजा ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट के पास नहीं पहुंचेगा। Why is the Galilean transformation not valid at high speed? Galilean transformation high speed पर valid क्यों नहीं है? It cannot handle accelerating frame. It violates the constancy of the speed of light. It only works in flat space-time. It neglects time dilation effect. A, B, C and D. तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो वो हाई स्पीड पर क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि इसमें जो है वो इट वायलेट्स द कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है, जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो जबकि स्पेशल आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है वो हर चीज़ में जो है वो सेम रहती है, चाहे रिलेटिव मोशन जो भी हो। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वायलेट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट की कॉन्स्टेंसी को। द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शियल फ्रेम इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर जो है आम जिंदगी के अंदर इनर्शियल फ्रेम की एग्जांपल क्या है? अ कार एक्सेलरेटिंग ऑन अ हाईवे, अ ट्रेन मूविंग स्मूथली एट कांस्टेंट स्पीड, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ स्पिनिंग प्लेटफॉर्म, एन एयरप्लेन एनकाउंटरिंग टर्बुलेंस। अब देखो भाई, इनर्शियल फ्रेम का मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो जीरो के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें कह रहा है कार एक्सेलरेटिंग, ये तो नहीं हो सकता। पर्सन जो स्पिन करती हुई चीज़ में भी एक्सेलरेशन होगी, और इनकाउंटर टर्बुलेंस, एक हवाई जहाज है वो टर्बुलेंस यानी उसमें झटके आ रहे हैं, तो ए, सी और डी तो नहीं हो सकते, लिहाजा बी इज द करेक्ट आंसर। अ ट्रेन मूविंग स्मूथली एट अ कांस्टेंट स्पीड के साथ एक ट्रेन मूव कर रही होगी तो उसमें एक्सेलरेशन जो होगी वो जीरो के बराबर होगी, लिहाजा ये इनर्शियल फ्रेम की एग्जांपल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ जाकर इसके एमसीक्यू जो है वो मुकम्मल होते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।